राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैं देवेंद्र कुमार आपके रैंकस फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। रैंकस फिजिक्स के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, वैज्ञानिकों की जीवनियों पर आधारित एक लंबी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हमने सीवी रमन साहब की जीवनी पर आधारित उनकी जीवन की चर्चा पहले ही 2 एपिसोड में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं के भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। जी हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जो थे सीवी रमन साहब के खुद के सगे भतीजे थे और उन्हें भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का दूसरा नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब का जन्म साल 1910 में 19 अक्टूबर को हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सी सुब्रमण्यम अय्यर था। सी सुब्रमण्यम अय्यर साहब उस समय नॉर्दर्न रेलवे में कार्यरत थे। जनरल ऑडिटर के तौर पे वो कार्यरत थे, जिसकी वजह से उनका जन्म भी लाहौर के प्रांत में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। बाद में 1916 ईस्वी में उनकी पूरी फैमिली लखनऊ शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद 1918 में पूरी की पूरी फैमिली जो है मद्रास शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उनके पिताजी जो थे मद्रास में ही जनरल अकाउंटेंट ऑडिटर के तौर पे कार्यरत हुए थे और वहीं पर वो अपनी कार्य को पूरा कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी की नौकरी वहीं थी, इसलिए उन्हें भी जो है वहीं रहना पड़ा। और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई जो है मद्रास से ही की, क्योंकि उस समय कितना उम्र ही था, 1910 में इनका जन्म हुआ, 1918 में 8 साल के तो वो थे ही। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब का जो जीवन था, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, वो सारी कहाँ से हुई? मद्रास से हुई। मद्रास में हिंदू हाई स्कूल से उन्होंने 10th पास किया, फिर इंटर भी वहीं से उन्होंने पास किया। बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए करने चले गए, जहाँ से सीवी रमन साहब ने बीए किया था। जी हाँ, बीए मैं फिर से कह दे रहा हूँ, उस समय भी मैंने सीवी रमन साहब की जब जीवनी को मैं बता रहा था, उस समय भी मैंने बात कही थी बीए, क्योंकि उस समय सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो थे वो ग्रेजुएशन की डिग्री में बीए ही दिया करते थे, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, सभी की डिग्री बीए ही हुआ करती थी। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और वहीं पे वो बीए की पढ़ाई करने लगते हैं। बीए की पढ़ाई करने के दौरान वो जर्मन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते थे। जर्मन लैंग्वेज को चूंकि बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए पाउली के लिखे हुए आर्टिकल्स को भी वो बहुत अच्छे से समझते थे। पाउली के लिखे हुए आर्टिकल ज़्यादातर जर्मन भाषा में हुआ करते थे, क्योंकि पाउली क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हुआ करते थे उस वक्त के, इसलिए उनकी लिखी हुई थ्योरी को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपती थी और उनकी इस आर्टिकल को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब पढ़ते थे। उनकी पढ़ी हुई जो आर्टिकल हुआ करती थी, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते थे। इस वजह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी पर काम कर रहे थे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी को वो भी पढ़ रहे थे और लिख रहे थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में वो भी अपनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को छपने के लिए देंगे। लेकिन वहाँ के एडिटर साहब ने उनकी दी गई थ्योरी को ये कह करके रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उस समय बच्चे थे और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में वो सारे महान वैज्ञानिकों की आर्टिकल छपा करती थी। तो उस समय जो चंद्रशेखर साहब थे, वो ग्रेजुएशन तो चूंकि वो कर ही रहे थे, तो वो एक वैज्ञानिक के तौर पे जाने तो नहीं जाते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स थ्योरी पर उनकी काफ़ी रुचि थी और काफ़ी पकड़ भी थी। इस वजह से उन्होंने अपना पहला आर्टिकल एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपने के लिए दिया, बट वहाँ पे एडिटर साहब के द्वारा उनकी दी गई थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने उस एडिटर को समझाया, उस एडिटर को सारी बातें, अपनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई, जिससे कि उनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर बाद में उनके दिए गए पेपर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो याद कीजिएगा, उनकी सबसे पहली जो आर्टिकल छपी वो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी। हालांकि वो छपी नहीं, एडिटर साहब के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई। एक्सेप्ट कर लेना और छपना दोनों में बहुत अंतर होता है। छप जाने का मतलब, पब्लिश हो जाने का मतलब है कि उनकी लिखी हुई थ्योरी को सभी लोग वो पढ़ सकते हैं, है ना।
जो उस समय के महान वैज्ञानिक हुआ करते थे वो भी उनकी दी गई थ्योरीज को पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि वो बच्चे थे तो इसलिए उनका दिल रखने के लिए वहाँ के एडिटर साहब ने जो है इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास रख लिया। बाद में नहीं छपी वो एक अलग बात है, लेकिन चंद्रशेखर साहब ने अपनी पहली थ्योरी, पहला आर्टिकल जो है एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में दी। समझ में बातें आ गई? ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिए हैं, है ना, छपी नहीं थी वहां पे उनकी थ्योरी। बाद में एक्सेप्ट किया गया उनकी थ्योरी को वहां के एडिटर द्वारा, है ना, क्योंकि एस्ट्रोफिजिकल जर्नल जो था उस समय का काफी प्रसिद्ध जर्नल हुआ करता था, जिसमें कि उस समय के महान वैज्ञानिकों की कॉम्प्लेक्स थ्योरी छपा करती थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान होता क्या है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में आर्नोल्ड समरफील्ड नाम के लेक्चरर का आगमन होता है। वो अपना व्याख्यान देने के लिए, अपना लेक्चर देने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज आए हुए थे और वहीं पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब की मुलाकात उनसे होती है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने अपनी लिखी हुई थ्योरी उनको दिखाते हैं और उनकी लिखी हुई इस थ्योरी को पढ़ करके आर्नोल्ड समरफील्ड काफी प्रभावित होते हैं और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल से इनकी काफी तारीफ कर देते हैं। उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं उस समय के रॉयल सोसाइटी, प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी का एक जर्नल हुआ करता था, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया, आर्नोल्ड समरफील्ड ने रिकमेंड किया और वहां पे उनकी फर्स्ट आर्टिकल उनकी छपती है, द कॉम्पटन स्कैटरिंग और द न्यू स्टैटिस्टिक्स। ये दो आर्टिकल जो है उस समय के प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी जर्नल में छपती है और उस समय हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब जो थे वो मात्र 18 साल की उम्र के थे। सोच लीजिए, एक बार उनकी लिखी हुई थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाती है, फिर भी वो वहां से डिप्रेस ना होकर के अपने आगे की थ्योरीज को उसी तरीके से लिखते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते वक्त ही वो अपनी पहली थ्योरी कहाँ छपने के लिए देते हैं? रॉयल सोसाइटी जर्नल में। और उस समय वो मात्र 18 साल की उम्र के थे। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो है जो प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी सिफारिश की और इनकी आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है इन्हें स्कॉलरशिप देने की मांग रखी। बाद में चल करके 1930 में इनकी मांग भी पूरी कर ली जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए इनको स्कॉलरशिप दे देते हैं और हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब अंत में 22 जुलाई 1930 को इंग्लैंड चले जाते हैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब इनकी इंग्लैंड की जर्नी कैसी होती है और यहाँ से इनकी आगे की जर्नी कैसी होती है, इसको जानने के लिए अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे की जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तब तक के लिए राधे राधे।